नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। आज हम इस टॉपिक चर्चा करने वाले हैं, वह टॉपिक है अक्षांश और देशांतर रेखाएं, जिसके आधार पर किस प्रकार से तिथि व समय बनता है। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझने के लिए कि तिथि और समय किस प्रकार चेंज होता है, उसके लिए हमें ग्लोब के आधार पर समझना पड़ेगा। ग्लोब, सबसे पहले ग्लोब क्या होता है। ग्लोब पृथ्वी का एक काल्पनिक रूप है, काल्पनिक नमूना है, काल्पनिक मॉडल है, जिसके आधार पर पृथ्वी को समझा जाता है। सबसे पहले हम देखिए ग्लोब की रचना करते हैं, उसके आधार समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने ये ग्लोब बना लिया है, पृथ्वी का आंतरिक रूप, पृथ्वी का काल्पनिक रूप, पृथ्वी का काल्पनिक रूप है। ग्लोब है, पूरा गोला नहीं होगा, बट ये गोले के हिसाब से है। इसे हम पृथ्वी का काल्पनिक रूप मानते हैं। इसके आधार पर वैज्ञानिकों ने, भूगर्भ शास्त्रियों ने पृथ्वी को दो भागों में बांटा था। यह जो रेखा थी इसे 0 डिग्री कहा गया, क्योंकि 0 डिग्री पर स्थित है। इसे यहाँ पर 0 डिग्री बनाने का सबसे पहले जो मापन किया गया तो किसका आधार पर था, वह आधार था यहाँ पर, ये जो हिस्सा है पृथ्वी का, यहाँ पर वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती थी। मतलब सूर्य का प्रकाश यहाँ पर वर्ष भर पड़ता रहता था, जिस कारण से तापक्रम के आधार पर यहाँ पर 0 डिग्री रेखा माना गया था। पृथ्वी के काल्पनिक रूप का जो नमूना बनाया गया है, उस पर खींची गई आड़ी रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी का तापक्रम के आधार पर खींची गई है। मतलब एक अक्ष से दूसरे अक्ष को मिलाकर यह रेखा खींची गई है, इसे अक्षांश रेखा कहते हैं। पृथ्वी पर समय का अंतर बताने वाली खड़ी जो रेखाएं होती है, उन रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो सबसे पहले हम मुख्य अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं। पहली जो रेखा ये जो खींची गई है, ये पृथ्वी के मध्य भाग में खींची गई है, इसलिए इस रेखा को हम 0 डिग्री अक्षांश पर भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा कहते हैं। इसी भूमध्य रेखा का दूसरा नाम है विषुवृत्त। विषुवृत्त रेखा है। फिर इस जो भाग ग्लोब का, ये पहले पूरा गोला था। अब उत्तर दिशा, देखिए उत्तर दिशा होती है ऊपर की साइड, नीचे होती है साउथ मतलब दक्षिण की दिशा, इधर पूर्व और इधर ये पूर्व हो गया, और इधर होता है पश्चिम। ये चारों दिशाओं की चर्चा हो गई। अब देखिए ये पहले गोला था, अब इसे दो भागों में जब बांटा गया है तो आधा गोला ऊपर हो गया, आधा गोला नीचे हो गया, इसलिए इसे गोलार्ध कहते हैं। अब उत्तर दिशा में जो आधा गोला है उसे उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण दिशा में जो आधा गोला है इसे दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। तो वैज्ञानिकों ने तापक्रम के आधार पर मुख्य अक्षांश रेखा के अंतर्गत उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री पर रेखा खींची, वह रेखा थी कर्क। कौन सी थी? कर्क। वेरी गुड, कर्क रेखा थी। अब उसी आधार पर 23.5 डिग्री दक्षिण में, दक्षिणी गोलार्ध में रेखा खींची गई, उसे नाम दिया गया, 23.5 डिग्री पे खींची गई थी ये भी, इसे नाम दिया गया मकर। ये मकर रेखा हो गई। उसके बाद में ध्रुवों में जब हम आगे बढ़ते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में ही 66.5 डिग्री पर जो रेखा खींची गई थी, उस रेखा को कहा गया आर्कटिक रेखा। क्या कहा गया? आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त कहा जाता है इसे, ठीक है। और नीचे दक्षिणी गोलार्ध में जो ये रेखा खींची गई थी 66.5 डिग्री पर, इसे कहा गया अंटार्कटिका। अंटार्कटिक रेखा या अंटार्कटिक वृत्त रेखा इसे कहा गया है। अंटार्कटिक, देखिए इस रेखा का नाम है अंटार्कटिक रेखा।
बोलने के आधार पर अंतर हो जाता है। तो अंटार्कटिक रेखा, ये 5 अक्षांश रेखाएं हैं। पहली 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा, दूसरी उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर ही मकर रेखा। जबकि हम उत्तरी गोलार्ध में जब ध्रुवों पर जाते हैं तो वहाँ पर 66.5 डिग्री पर आर्कटिक रेखा, और जब हम दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं तो वहाँ पर 66.5 डिग्री पर अंटार्कटिक रेखा के नाम से इसे हम जानते हैं, अंटार्कटिक वृत्त के नाम से हम इसे जानते हैं। अब देखिए, ये जो हिस्सा था यानी नीचे वाला हिस्सा था, इसे हमने कहा दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहा? दक्षिणी गोलार्ध। अब दक्षिणी गोलार्ध कहने के पीछे आप जानते हैं दक्षिणी गोलार्ध क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि यह आधा गोला है और दक्षिण में स्थित है, इसलिए इसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। जबकि इस वाले हिस्से को ये गोला है भूमध्य रेखा के ऊपर वाला, इसे हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। अब देखिए, अक्षांश जो रेखाएं होती है ये तापक्रम के आधार पर विभाजित होती है। मतलब तापक्रम के आधार पर, तापमान के आधार पर, ऊष्मा के आधार पर, ऊष्मीयकरण के आधार पर इनको बांटा जाता है। सबसे पहले भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री के मध्य में तापक्रम रहता है, उसे हम तापमान को हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। मतलब यहाँ पर भयंकर ये जैसा है इसे हम कहेंगे नीचे वाले को शीत कटिबंध, इसे हम कहेंगे उष्ण कटिबंध। उत्तर में उष्ण कटिबंध हो जाएगा यहाँ पर कटिबंध, और ये हो जाएगा उष्ण कटिबंध। देखिए, उष्ण कटिबंध दोनों हिस्से में रहेगा क्योंकि भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे थोड़ी गर्मी में कमी आएगी। पर तो 23.5 डिग्री तक चाहे उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिणी गोलार्ध हो, दोनों में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि कारण यह है कि यहाँ पर सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती रहती है। जैसे ही हम 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा से आगे बढ़ेंगे और दक्षिण में 23.5 डिग्री मकर रेखा से आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे तापमान में थोड़ी चेंजिंग आएगी। और ऊपर का जो उत्तरी गोलार्ध में जो है 23.5 के से लेकर 66.5 तक का क्षेत्र वो कहलाएगा शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहलाएगा? शीतोष्ण कटिबंध। जबकि नीचे भी 23.5 से लेकर 66.5 जो दक्षिणी गोलार्ध में है, उस हिस्से को भी तापक्रम के आधार पर हम शीतोष्ण कटिबंध के रूप में जानेंगे। अब शीतोष्ण कटिबंध क्या हो गया? शीतोष्ण कटिबंध का मतलब है कि यहाँ पर सर्दी और गर्मी लगभग समान मात्रा में पड़ती है। फिर जैसे ही हम 66.5 से आगे जाएंगे, 66.5 से आगे जाने के बाद में जो आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त है उन एरिया में, और दक्षिण में अंटार्कटिक जो रेखा है या अंटार्कटिक वृत्त है उस एरिया में 66.5 के ऊपर जो तापक्रम पाया जाता है उसे हम कहते हैं शीत कटिबंध। क्या कहेंगे? शीत कटिबंध। इसी प्रकार ये दक्षिण में हो गया, उसी प्रकार उत्तर में हो जाएगा शीत कटिबंध। देखिए, ये क्रमों के आधार पर अक्षांशों को बांटा गया है। इसके अलावा हमारे दिमाग में इस ग्लोब को देखने के बाद बहुत से प्रश्न आते हैं। उन प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न होता है कि 2 अक्षांश के मध्य दूरी कितनी होती है। अब देखिए, 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य में दूरी हमेशा 111 किलोमीटर की ही होती है। ये जो 2 अक्षांश रेखाएं हैं, इन दोनों अक्षांश रेखाओं के मध्य जो दूरी होती है वो 111 km की होती है। मतलब अक्षांश रेखाओं के मध्य जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर की होती है। चलिए, फिर उसके बाद हम चर्चा करते हैं 111 किलोमीटर की इनमें दूरी पाई जाती है। अभी मुख्य अक्षांश रेखाएं 5 बताई गई है, भूमध्य, मकर, कर्क, आर्कटिक और अंटार्कटिक रेखा। ये 5 रेखाएं हैं जिसके आधार पर हम अक्षांश रेखाओं को मुख्य अक्षांश रेखाओं के तरह समझते हैं। अब देखिए, हमारे कंपटीशन में बहुत बार पूछा जाता है कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है।
तो अक्षांश रेखाओं के आधार पर आप लोगों को पता हो तो हमारे यहाँ पर जो ये क्रम चलता है अक्षांश रेखाओं का, ये हमारा जो चंदा होता है, डी होता है, उसके आधार पर चलता है। आपने अपने डी को देखा होगा, उस डी में एक तरफ 0 शुरू होता है और 180 दूसरी जगह पर जाकर खत्म होता है, फिर वहां से 180 शुरू होता है और 0 पर आकर 180 वहां पर से 0 शुरू होता है और वापस 180 यहाँ आकर खत्म हो जाता है। उसी प्रकार की यह संरचना है। अब इससे समझने से पहले हम समझते हैं, देखिए पृथ्वी पर समय मापन करने के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा, भूगर्भ शास्त्रियों के द्वारा देशांतर रेखाएं खींची गई थी। उन देशांतर रेखाओं की चर्चा कर लेते हैं। देखिए देशांतर रेखाएं, इसी प्रकार ये देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं। ये क्रम के आधार पर देशांतर रेखाएं खींचती ही चली जाती है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है क्या, कि ये अक्षांश रेखाएं होती कितनी है? अक्षांश रेखा कितनी होती है, देशांतर रेखा कितनी होती है? तो अक्षांश रेखाएं जो होती है वो अक्षांश रेखाएं होती है। देखिए बताते हैं हम आपको, यहाँ से ये जो उत्तरी गोलार्ध में रेखाएं होती है वो 90 होती है अक्षांश रेखाएं, और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 होती है। तो अक्षांश रेखाएं हो जाएगी, अक्षांश रेखा बराबर 90 प्लस 90 और एक हो गई 0 डिग्री वाली, तो इसे भी हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगी अक्षांश रेखाएं हो गई 181। मतलब अक्षांश रेखाएं लगभग 181 रेखाएं हैं। जब भी कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी पर ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो हमें 180 लिखना है। अगर मान लीजिए कोई ऑप्शन आता है उसमें 181 लिखना है, अगर मान लीजिए ऑप्शन आता है और उसमें 181 अक्षांश रेखाएं नहीं होती है, तो हमें 180 ही मानना है। परंतु 180 के आधार पर 90 तो होती है उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाएं और 90 ही अक्षांश रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में होती है। जबकि एक ये 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है, इसे जोड़ने के बाद में 181 जो रेखाएं हैं ये कुल अक्षांश रेखाएं मानी गई है। अब देखिए हम देशांतर की चर्चा करते हैं। देशांतर की जब हम चर्चा करते हैं, देशांतर के आधार पर हम शुरू करते हैं। यहां पर देखिए ये 180 डिग्री, क्योंकि यहां से शुरू होगा यहां खत्म होगा और यहां शुरू होगा यहां खत्म होगा। तो अब 180 डिग्री है और यहां पर 0 डिग्री भी है, यहां 0 डिग्री और 180 डिग्री। अब हम इसकी चर्चा करते हैं। देखिए देशांतर रेखाओं की जब हम बात करते हैं तो देशांतर रेखाओं को लेकर 1884 में जो भूगर्भ शास्त्री थे उन दोनों के मध्य बहुत विचार विमर्श हुआ और बहुत लंबी मंथना के बाद में यह तय किया गया कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को, 0 डिग्री देशांतर रेखाओं को हम समय मापक रेखा कहेंगे, जबकि 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम तिथि मापन रेखा के नाम से जानते हैं। तो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, देखिए 0 डिग्री देशांतर को हम समय मापन कहते हैं, समय मापन रेखा, या इसे प्रमुख यामोत्तर रेखा के नाम से भी जानते हैं, प्रमुख यामोत्तर रेखा। देखिए प्रमुख यामोत्तर रेखा कौन सी है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक नगर से होकर गुजरती है, इसलिए इसे हम ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं। और जबकि 180 डिग्री देशांतर रेखा है, 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इसे हम तिथि मापन रेखा के नाम से जानते हैं, तिथि मापक रेखा। अब देखिए आपको पहले बता दिया गया है कि देशांतर रेखा जो होती है एक देश से दूसरे देश के अंदर समय के अंतर को बताती है, और अक्षांश रेखा जो होती है तापक्रम के आधार पर अक्षांश रेखाएं खींची गई है। एक तापक्रम से दूसरे समान तापक्रम पर ये रेखा समान रूप से आड़े रूप में खींची जाती है, जबकि देशांतर रेखाएं खड़े रूप में पाई जाती है। और ये दो देशों के मध्य के
समय के अंतर को बताती है। अब देखिए, हमने जब ये पढ़ा कि अक्षांश रेखा के मध्य में, दो अक्षांश रेखा के मध्य में दूरी बताई गई थी 111 किलोमीटर। तो हमारे मन में क्वेश्चन ये भी आता है कि दो देशांतर के मध्य में कितनी दूरी होती है। अब देखिए, दो देशांतर में दूरी के हम जब चर्चा करते हैं तो हमारे सामने समस्या हो जाती है कि यहाँ तो जब ध्रुवों की बात करते हैं, ये ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव है और नीचे वाला, वेरी गुड, दक्षिणी ध्रुव है। ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। अब इन दोनों ध्रुवों पर आने के बाद में ये देशांतर रेखा बिल्कुल समान हो जाती है और यहाँ पर विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा पर आने के बाद में ये चौड़ी हो जाती है। तो इनके अंदर जो देशांतर के मध्य दूरी होती है वो भी अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। जबकि अक्षांश रेखाएं जो होती है, हर जगह पर दो अक्षांश रेखाओं के मध्य में दूरी 111 किलोमीटर होगी, जबकि देशांतर में यह दूरी में अंतर पाया जाता है। अब हमारे सामने क्वेश्चन बनता है कि दो देशांतर के मध्य सबसे ज्यादा दूरी कहां पाई जाती है। तो हमको लिखना है दो देशांतर के मध्य सबसे ज्यादा दूरी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पाई जाती है, जो यहां पर आपको चौड़ाई में दिखाया गया है। तो दो देशांतर के मध्य, देखिए, दो देशांतर के मध्य सबसे ज्यादा दूरी भूमध्य रेखा पर पाई जाती है। यहाँ पर ये दूरी होती है 111.3 के, मतलब 111.3 किलोमीटर की दूरी होती है। जबकि सबसे कम जो देशांतर रेखा की दूरी होती है, दो देशांतर रेखाओं के मध्य सबसे कम दूरी होती है, वह होती है ध्रुवों पर। तो यहाँ पर ये दूरी होती है, सबसे कम दूरी होती है ध्रुवों पर, ये होती है 0 किलोमीटर। मतलब यहाँ पर अंतर ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल 0 किलोमीटर के आधार पर ये दोनों के मध्य में दूरी होती है। तो ये हमें आपको बताया गया है कि अक्षांतर और देशांतर रेखाओं का जाल तापक्रम के आधार पर हमने अक्षांश रेखाओं का जो गठन किया गया था उसके बारे में समझा, कौन सा तापक्रम किस स्तर पर पाया जाता है, कौन सी रेखाओं के मध्य पाया जाता है, मुख्य अक्षांश रेखाओं पर हमने चर्चा की, और देशांतर रेखा अक्षांतर रेखाओं के मध्य दूरी कितनी होती है इसकी हमने चर्चा की। देखिए, अब हम आज चर्चा करने वाले उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और यह जानते हैं कि समय कैसे सेट किया जाता है, समय का निर्धारण कैसे किया जाता है, समय को कैसे मापा जाता है, कैसे बताया जाता है कि यहाँ पर समय इतना है और यहाँ पर समय इतना है। देखिए, आप लोग सबको ज्ञात है कि 0 डिग्री देशांतर रेखाओं को 1884 के आधार पर 0 डिग्री देशांतर रेखा को समय मापक रेखा कहा गया है। मतलब दुनिया का टाइम जो निर्धारण होता है, मुख्य यामोत्तर रेखा, मुख्य समय मापन रेखा हम 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं, जहां से दुनिया का टाइम सेट होता है। मतलब यहां पर जब 12 बजते हैं तो समान ध्रुवों पर 12 ही रहते हैं, मतलब समान देशांतर रेखाओं पर 12 ही रहेंगे। फिर यहां से क्रम बढ़ेगा, जैसे हम देशांतर रेखा को देखते हैं, 180 देशांतर है, यहाँ पर 179 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 179 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ 178 हो जाएगा। तो ऐसे ही जब से हम इधर आगे जाएंगे तो भी क्रम घटता हुआ चला जाएगा, और इधर जब हम आगे जाएंगे तो भी यही क्रम यहाँ पर माना जाएगा। तो अब देखिए, हम चर्चा करते हैं समय कैसे बनता है। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, गणित रेखा है, यहाँ से दुनिया का विश्व मापन रेखा से कहा जाता है, विश्व को समय मापन रेखा से कहा जाता है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, एक देशांतर, देखिए सबसे पहले जानना जरूरी है आपके लिए कि एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। क्या हो गया? एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगता है। किसे? सूर्य की किरणों को देशांतर रेखाओं की दूरी को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। अब देखिए, हमारा भारत जो है कहाँ है? हमारे भारत जब हम चर्चा करते हैं तो हमारा भारत आ जाएगा यहाँ पर। ये मान लीजिए हमारा भारत यहाँ पर स्थित है।
इसके आधार पर अब हम जब हमारा भारत यहाँ स्थित है यहाँ मानते हैं, तो जब हमारे भारत की यामोत्तर रेखा को जानना जरूरी है, तभी हम समय का मापन कर पाएंगे। किसी भी देश का समय जानना है तो वहाँ की यामोत्तर रेखा देखना पड़ेगा, मतलब वहाँ की मध्य देशांतर रेखा कौन सी है जहाँ से उसका समय मापन किया जाता है। तो हमारे भारत की यामोत्तर रेखा है जहाँ से हमारे समय का मापन किया जाता है, वह रेखा है हमारे यहाँ पर 82 डिग्री 30 वाली। कौन सी है? 82 डिग्री 30, जिसे हम यामोत्तर रेखा कहते हैं। यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। चलिए इस पर चर्चा बाद में करेंगे, पहले देख लीजिए भारत की जो यामोत्तर रेखा 82 डिग्री 30 है और हमें समय जानना है। तो अब 82 डिग्री 30 को हम 4 से इंटू करेंगे। अब 4 से इंटू क्यों किया बताइए भैया और बहनों? इसलिए किया है क्योंकि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट समय लगता है। हमारे यहाँ पर 82.5 देशांतर रेखाएं हैं, तो इनको 4 से जब हम गुना करेंगे तो गुणा करने पर यहाँ पर हमारे पास में संख्या आई 330 मिनट, क्योंकि 4 मिनट है ना, 330 मिनट आई। अब 330 मिनट को हमें घंटे में तब्दील करना है, तो 330 को घंटे में तब्दील करने के लिए हम क्या करेंगे? वेरी गुड, 60। एक घंटे में 60 मिनट होती है, तो हम यहाँ पर 60 का भाग दे देंगे। 60 का भाग देने पर 6 पंजो 30 यानी 5 और 30, ये आधा घंटा, 5.5 घंटे का अंतर ग्रीनविच रेखा और हमारे भारत के मध्य में है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ग्रीनविच रेखा से आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे समय बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे हम पश्चिम में ग्रीनविच रेखा की तरफ से पीछे हटते हैं, वैसे वैसे ताप समय जो है वो कम होता चला जाता है। ये पूर्व की बात हो गई। हम पूर्व में भारत की तरफ आए, भारत चर्चा की हमने कि भारत में 82 डिग्री 82.5 डिग्री जो है वो भारत की यामोत्तर रेखा है। इसको हमने 4 से गुणा किया, हमारे पास 5.5 घंटे का अंतर आ गया है। अब जैसे जैसे हम देशांतर के आधार पर आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे समय में और प्लस का अंतर आता चला जाएगा। जबकि हम पश्चिम की चर्चा करते हैं, पश्चिम में मान लीजिए, ये तो हमने भारत की चर्चा कर ली, 5.5 घंटे का अंतर है भारत के टाइम में और ग्रीनविच रेखा के टाइम में। चलिए फिर जब हम पश्चिम में आते हैं, पश्चिम में आने के बाद मान लीजिए कोई देश जो है 60 डिग्री देशांतर पर स्थित है या 30 डिग्री देशांतर पर स्थित है, तो वही कर लेंगे हम। 30 डिग्री देशांतर को किससे गुणा करेंगे? 4 से। वेरी गुड, 4 से करेंगे। 4 से गुणा किया, 3 चौक 12, 120 हो गए। इसमें हम देंगे 60 का भाग, क्योंकि 1 घंटा बराबर 60 मिनट। वेरी गुड, जब हम भाग देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, मतलब 2 घंटे का अंतर पश्चिम में उस देश पर होगा जहां पर जो देश 30 डिग्री देशांतर पर स्थित है। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए ग्रीनविच पर 12 बज रहे हैं, ग्रीनविच पर 12 बज रहे हैं, तो भारत में टाइम होगा उस समय 12 में 5.5 जोड़ लीजिए, मतलब भारत में टाइम 5:30 होगा। अगर यहाँ पर ग्रीनविच में रेखा पर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर 10 बज रहे हैं, तो भारत में 10 में 5 जोड़ लीजिए, 15:30, मतलब 3:30 भारत में वह समय होगा। और अगर हम पीछे आते हैं, यहाँ पर अगर 10 बज रहे हैं, तो 30 डिग्री देशांतर स्थित देश में 2 घंटे लेट, मतलब वहाँ पर 8 बजे रहेंगे। तो ये समय मापन था जिसके आधार पर हम किसी भी देश का समय निकाल सकते हैं। ये तो होगा देशांतर का समय मापन। अब समय मापन के बाद में हम चर्चा करते हैं तिथि कैसे चेंज होती है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तिथि कैसे चेंज होती है। तिथि चेंज करने के लिए हमने पहले ही याद कर लिया था कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को समय मापक रेखा माना गया है, और 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोगों ने 1884 में जो वर्ल्ड लेवल की मीटिंग हुई थी उसके आधार पर 180 डिग्री को तिथि रेखा माना गया था। अब जैसे जैसे हम 180 से आगे बढ़ेंगे,
क्योंकि ये मिडिल में ना, तो 180 के जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, मान लीजिए 180 इस वाले, हम जब 180 आगे बढ़ते हैं तो इस वाले पूर्व की तरफ जाते हैं। देखिए ये जो हिस्सा है ये पूर्वी गोलार्ध है और ये जो है वह पश्चिमी गोलार्ध है। जैसे हमने अक्षांश के आधार पर पृथ्वी को दो भागों में बांटकर दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध और उत्तर में उत्तरी गोलार्ध को माना था, उसी प्रकार से देशांतर रेखा के आधार पर भी यह दो भागों में बढ़ चुके हैं। पूर्व में जो आधा गोला है पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा और दक्षिण में जो आधा गोला है वह है दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। तो हम तिथि की चर्चा कर रहे थे, 180 डिग्री देशांतर को हम तिथि रेखा मानते हैं। मान लीजिए 180 डिग्री देशांतर से आगे, क्योंकि दिन आगे बढ़ेगा, यहां पर अगर 12 बज रहे हैं तो दिन का क्रम आगे बढ़ता चला जाएगा ना, उसी प्रकार से 180 डिग्री के मान लीजिए यहां पर 24 तारीख है, हम मान लेते हैं यहां पर 24 मत मानिए, आज मानिए 2 जुलाई है, यहां 2 जुलाई है, तो अपने आप इसके पीछे कितना हो जाएगा? हाँ वेरी गुड, 1 जुलाई। क्या हो जाएगा? 1 जुलाई। और अगर मान लीजिए यहां पर 3 जुलाई है तो यहां पर हो जाएगा 2 जुलाई। यह सब अंतर कैसे आ रहा है? यह सब अंतर आएगा डिग्री के आधार पर। 180 डिग्री जो है तिथि मापन रेखा है। आप लोग समझ गए होंगे कि अगर पूर्वी गोलार्ध में, अगर यहां पर पूर्वी गोलार्ध में अगर 2 तारीख है तो पश्चिमी गोलार्ध में 1 तारीख रहेगी। अगर मान लीजिए पूर्वी गोलार्ध में 3 तारीख है तो पश्चिमी गोलार्ध में 2 तारीख आएगी। वेरी गुड। ये ध्रुव का अंतर पाया जाता है क्योंकि 180 डिग्री जो है इसे हम प्रधान तिथि मापक रेखा कहते हैं। देखिए बहुत से क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चनों में क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रधान समय मापक रेखा या मतलब किसे कहते हैं, तो हम बताएंगे 0 डिग्री। और हमें पूछा जाता है कि प्रधान तिथि मापक रेखा किसे कहा जाता है, तो हमें लिखना है 180 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान समय मापक रेखा कहा जाता है। देखिए पूरी दुनिया को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। जैसे हमारा जो भारत है इसका टाइम जोन 42 डिग्री 30 पर 42.5 डिग्री पर है, उसी प्रकार दुनिया में बहुत से जोन हैं जिनमें से 24 जोनों में पूरी विश्व को टाइम जोन के आधार पर बांटा गया है। होता है ना जीएमटी टाइम, देखो होगा आपने। अब भारत का जो है वो प्लस 5.5 डिग्री, 5.5 घंटे प्लस में जीएमटी टाइम आता है, मतलब ग्रीनविच रेखा से भारत का टाइम जो है 5.5 घंटे आगे है। तो आपको देखिए पहले बता दिया गया कि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट समय लगता है, तो 15 देशांतर को पार करने के बाद में 60 मिनट का समय लगता है, मतलब 4-15 को 60 मिनट का समय लगता है। मतलब 15 देशांतर को पार करने के बाद 15 देशांतर को पार करने के बाद में 1 घंटे का अंतर आ जाता है। तो 24 टाइम जोनों में बांट दिया गया है। हमें 24 टाइम जोनों के आधार पर यह तिथि और समय मापन होता है, जिसके आधार पर पूरी दुनिया के घटनाक्रमों को बताया जाता है। तो हमने ये 5 अक्षांश रेखाएं जिनके अंतर्गत 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है उसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम उत्तर में कर्क रेखा कहते हैं, जबकि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में हम इसे आर्कटिक रेखा कहते हैं। जब हम बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध की, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है, जबकि दक्षिण में 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग अंटार्कटिक रेखा के नाम से जानते हैं। देखिए ये क्रम था, इस क्रम के आधार पर हमने इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जाना। देखिए बहुत से क्वेश्चन हमारे पास में आते हैं, उन क्वेश्चनों के अंतर्गत एक क्वेश्चन ये भी है कि 23.5 डिग्री पर जो भारत को 2 मध्य भागों में बांटती है वो कर्क रेखा है। यह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसी प्रकार से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं जिन क्वेश्चनों की चर्चा हम आने वाले वीडियो में करेंगे। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में समझने में आसानी हुई होगी। अब कभी भी अगर आपसे तापक्रम के बारे में जो रेखा खींची अक्षांश रेखाएं और समय के आधार पर, समय अंतर के आधार पर रेखा खींची गई वो देशांतर रेखा खींची जाती है।
अब कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि किसी देश का समय मापन करना है, समय मापन कैसे किया जाता है, किसी देश की तिथि मालूम करनी है तो तिथि कैसे मालूम की जाती है, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको किसी भी देश का समय मापन करने के लिए यह ज़रूरी है कि आपको उस देश का जो समय मापक रेखा होती है, जैसे हमारे यहाँ 42.5 डिग्री है, उसी प्रकार से उस देश की यामोत्तर रेखा कैसी है, प्रधान समय रेखा कैसी है, उसको जानना है। जबकि देशांतर के आधार पर आप तिथि के बारे में चर्चा करनी है तो आपको यह जानना है कि वह देश किस देशांतर पर स्थित है, उसे 4 से गुणा करेंगे और अपने आप हमारे सामने समय और तिथि आ जाएगी। यह याद रखना बस कि एक देशांतर को दूसरे देशांतर पहुंचने के लिए समय लगता है 4 मिनट का। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पर लाइक और कमेंट्स करिए।